आज की ये कहानी सेम रीइंकार्नेशन से हटकर कुछ अलग होने वाली है। अगर आप लोग स्वैलोड स्टार एनिमे के फैन हो तो ये एनिमे यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी अलग है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ एंशिएंट गॉड्स लाइक लूसीफर, लोकी, पोसाइडन और बुरे डीमंस दुनिया में हाहाकार और तबाही लाने वापिस आ चुके हैं, जो कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन उन हजारों डीमंस एंड गॉड के रास्ते में इंसानों का मसीहा लिनक्यू अकेला ही मौजूद है। लिनक्यू की पावर्स बेमिसाल थी, क्योंकि किंग्स ऑफ एंजल ने उसे इस काम के लिए चुना और अपनी पावर का वरदान लिनक्यू के हवाले कर दिया, ताकि वो इस दुनिया को बुरे डीमंस और गॉड से बचा सके। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर की छत पर आ चुका था। उसने न्यूज में देखा था कि आज का मौसम काफी सुहाना है और आसमान भी साफ है। जो भी लोग चांद को देखना चाहते हैं वो टेलीस्कोप का यूज करके लूनार सरफेस को देख सकते हैं। तो छोटा बच्चा अपने टेलीस्कोप लेकर मून को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और तभी उसे एक एंजल दिख जाता है जिसके 6 विंग्स थे। साथ ही उस एंजल की आंखें ग्लो कर रही थी और उसे देखकर उस बच्चे की आंखों में पेन होने लगती है और फिर अचानक से इस बच्चे की आंखें भी ग्लो करने लगी, जिससे वो दर्द के मारे चीखने लगता है। और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बच्चा बड़ा हो चुका है और इसका नाम है लिनक्यू। उस एंजल वाले हादसे के बाद इस बच्चे ने कभी अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो अब शॉपिंग करके सिग्नल छूटने का वेट करता है। सभी लोग उसे ही घूर रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो कह रहे थे कि ये बंदा अपनी आंखों पर पट्टी बांध के ऐसे रोड क्रॉस कैसे कर सकता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी। वो कहती, भाई क्या मैं आपकी रोड क्रॉस करने में मदद कर सकती हूँ? मगर लिनक्यू को किसी सहारे की जरूरत नहीं। उस बच्ची को प्यार दिखाते हुए खुद ही उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है और वही सबसे आगे भी था। अगर उसकी आंखों पर पट्टी ना होती तो कोई ये जान भी नहीं पाता कि वो बंदा देख नहीं सकता है। लिनक्यू का कूल एटीट्यूड देखकर सभी लोग हैरान थे। एक शॉप पर 2 लड़कियाँ थी जो लिनक्यू को घूरने लगती है, तो वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि ये है लिनक्यू। ये जब छोटा था तब छत से गिर के इसके सिर पर चोट लगी। अब लिनक्यू जिस एरिया से गुजर रहा था वहाँ के सभी लोग उसे जानते थे। उनका मानना था कि लिनक्यू ने कोई एंजल नहीं देखी, वो तो बस सिर पे गहरी चोट लगने की वजह से हेलुसिनेट कर रहा था। कुछ लोगों को लिनक्यू के साथ हमदर्दी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है और उसकी आंटी ही उसकी देखभाल करती है। इधर लिनक्यू उन सब की बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा था और फाइनली वो घर पहुँच जाता है। उसकी आंटी कह रही थी कि तुम ये इतना सारा सामान क्यों लेके आए हो और ये ऑयल तो बहुत महंगे ब्रांड के है। जिस पर लिनक्यू बताता है कि ये तो मैंने गवर्नमेंट सब्सिडीज के पैसों से खरीदा है। मगर उसकी आंटी नहीं चाहती थी कि लिनक्यू अपने पैसों को ऐसे ही खर्च करे। वो कह रही थी कि वो पैसे तुम्हारे कॉलेज के लिए है, उनको ऐसा फालतू में जाया मत करना। और इससे हमें पता चलता है कि उसकी आंटी उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। साथ ही हम लिनक्यू के छोटे भाई को देखते हैं और ये भी लिनक्यू का बहुत ख्याल रखता है। अब लिनक्यू की आंटी से बता रही थी कि डॉक्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आज तुम्हारे उनके साथ अपॉइंटमेंट है, तो उनके सामने अच्छे से जवाब देना। जिसके बाद हमें लिनक्यू का डॉक्टर के साथ का विजिट दिखाया जाता है। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे पहले वाले डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए आज के बाद तुम्हारे केस को मैं हैंडल करूंगा। तो बताओ क्या तुम अपने आँखों से देख सकते हो? जिस पर लिनक्यू कहता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अब डॉक्टर कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम उनके जवाब ठीक से दे पाए तो तुम स्कूल जा पाओगे। क्या तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन होते हैं, ऐसी चीजें जो रियल ना हो, क्या तुम वो देखते हो? जिस पर लिनक्यू कहता है कि ना अब तो ऐसा नहीं होता। अगला सवाल था कि क्या तुम्हें सपने आते हैं और सिर दर्द होता है? तो अब इस सवाल का जवाब देने से पहले लिनक्यू हमें इस दुनिया में क्या हुआ था इसका बैकग्राउंड बताने लगता है। वो कह रहा था कि लगभग 100 साल पहले हमारी दुनिया पर अचानक से कोहरा छा गया और वो कोहरा एक महामारी जैसा पूरी दुनिया में फैल गया। इसमें कई सारी बड़ी कंट्रीज तबाह हो गई, लेकिन इस हादसे की कोई भी न्यूज पब्लिक नहीं की गई। वो कोहरा डाशिया बॉर्डर के पास आके रुक गया था। सिर्फ हम डाशिया बॉर्डर के लोग ही इस कोहरे में सरवाइव कर पाए। इतनी बड़ी तबाही होने के बावजूद भी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग कोहरे में गायब हुए उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाए गए और इस कैटास्ट्रॉफी में सिर्फ हमारा डोशिया ही क्यों बचा, इस पर भी किसी ने सवाल नहीं किया। अब अगर इन लोगों को ही कोई लेना देना नहीं तो फिर मैं अकेले सवाल क्यों उठाऊंगा, इसलिए मैं भी चुप हो गया। जब मैं 10 साल का था तब चांद को देखते हुए मैं छत से गिर गया। उस दिन मैंने जो भी देखा था उसे मैंने डॉक्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन उनका मानना
मानना था कि मैं सिर पे चोट लगने की वजह से ये सब बकवास कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे इल्यूजन खत्म करने के लिए मेरे मेडिसिन डोज बढ़ा दिए और मुझे एक पागल करार दे के असाइलम में डाल दिया गया। इन 5 सालों में मैं एक बात तो जान चुका हूँ कि अगर इस दुनिया में तुम्हें सर्वाइव करना है तो झूठ बोलना लाजमी है। और अब वो डॉक्टर को बताता है कि ना, मुझे कोई इल्यूजन नहीं दिखते। तब मेरे सिर पे चोट लगी थी, इसलिए मुझे 6 विंग्स वाला एंजल दिख गया। तो डॉक्टर पूछता है कि लिन क्यों, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इस दुनिया में गॉड्स मौजूद है? तो कहते नहीं, यहाँ कोई गॉड नहीं, वो तो बस मेरे दिमाग की फैंटेसी थी। उसके जवाब से डॉक्टर भी थोड़ा सा खुश हो गया। जिसके बाद डॉक्टर अगले सवाल पर मूव होता है। वो पूछता है कि लिन क्यों, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारी दुनिया में मिथिकल मॉन्स्टर्स है? अब लिन क्यों को तो सच्चाई पता थी, लेकिन वो कह रहा था कि ना, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो तो बस अफवाह थी। आज तक कोई भी मॉन्स्टर होने का सबूत पेश नहीं कर पाया। और अब हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक भयानक मॉन्स्टर ने एक वर्कर पर अटैक कर दिया। वो मॉन्स्टर अब उस बंदे को खाने ही वाला था कि तभी एक शॉट सीधे उसके मुंह को चीरते हुए बाहर निकलती है। दरअसल ये अटैक एक लड़की ने किया था। अब वो अपने पावरफुल स्पीयर को निकाल कर मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर देती है। उसकी स्पीयर में एक अजीब सी पावर थी जिसकी मदद से वो बड़ी ही तेजी से 4-5 मॉन्स्टर को आराम से निपटा देती है। जिसके बाद वो अपनी टीम को इन्फॉर्म करती है कि मैंने इस टनल को क्लियर कर दिया है। जिस पर उसकी 2 साथी कह रहे थे कि हम टनल के वेस्ट में हैं, यहाँ का सब कुछ हम संभाल लेंगे। जिसके बाद उनमें से एक बंदा अपनी सिगरेट को लिट कर देता है, वही दूसरा अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था। और अब वो दोनों भी बड़े ही कूल अंदाज में मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। अब इनके और भी कुछ साथी थे, उसमें से एक बंदे के पास तो मिसाइल लॉन्चर था और वो उसी से मॉन्स्टर को भून डालता है। अब उनकी एक साथी अपने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करती है कि साउथ टनल की सिचुएशन बहुत खराब है, पता नहीं मेरा साथी लाओजैंग कहाँ पर है। और अब हमें लाओजैंग दिखाया जाता है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा था, मगर वो मॉन्स्टर जंप लगाते हुए खाली पड़े मॉल में घुस जाते हैं। और लाओजैंग के पास तो कोई सुपरनेचुरल पावर थी ही नहीं जो फ्लाई करते हुए उनके पास पहुंच जाए, इसीलिए वो बेचारा सीढ़ियां देख के रोने लगता है। वही कंट्रोल रूम से उनका एक साथी सभी मॉन्स्टर को ट्रैक करके इन्हें मॉन्स्टर्स का लोकेशन भेज रहा था। इधर इन दोनों एजेंट्स ने वर्कर के सामने ही मॉन्स्टर का खात्मा किया था और वो वर्कर्स ये सब देख के काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो अब अपना मिशन पूरा होते ही वो बंदा एक मिस्टीरियस बेल को बाहर निकाल लेता है। उसे बजाते हुए उन लोगों से कह रहा था कि बस इसे सुनो और सब कुछ भूल जाओ, तुमने यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं देखे और ना ही तुम हमें पहचानते हो। और अब उस बेल की पावर से वो लोग अचानक से बेहोश हो गए। उनकी रिसेंट वाली सारी मेमोरीज इरेज हो गई थी। गाइस, इस सीन को देख के आपको कौन सी मूवी की याद आती है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इधर लाओजैंग को कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिली थी कि उसने जल्दी से बैरियर सेटअप करना है, मगर वो कह रहा था कि बस एक बार मैं इन मॉन्स्टर को खत्म कर दूं, इन्होंने मुझे काफी भगाया है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी एक और साथी पहुँच जाती है। इसके पास सुपरनेचुरल पावर थी तो उसके लिए मॉन्स्टर्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं। उसने बड़े ही कुल अंदाज में उन सभी मॉन्स्टर्स को 1 बाय 1 निपटा दिया। लाओजैंग उसे इरिटेट होकर कह रहा था कि यार एक आधा मॉन्स्टर तो मेरे लिए छोड़ देती, सबको मारना जरूरी था क्या? मेरा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ। इधर डॉक्टर लिनक्यू के घर से वापस जा रहा था। लिनक्यू उसे इस अंदाज में बाय बोल रहा था मानो दोबारा से उसकी शक्ल ना देखना चाहता हो। अब डिनर करते वक्त ल्यूकिन अपने फैमिली को बताता है कि उसने डॉक्टर के एग्जाम को पास कर लिया और अब वो दोबारा से स्कूल जा पाएगा। लेकिन उसकी आंटी काफी ज्यादा परेशान थी, उन्हें डर था कि कहीं स्कूल के बच्चे लिनक्यू को बुली ना करें। लेकिन लिनक्यू उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद वो लोग लिनक्यू की नई लाइफ के लिए चीयर्स करते हैं। अब रात होने के बाद लिनक्यू अपने कमरे में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी आंखों पर की पट्टी हटाते हुए अपने भाई और आंट से माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैं अभी भी कुछ देख नहीं पाता, मेरी आंखें तो वैसी ही है जैसी 5 साल पहले थी। और अब उसे दोबारा से वही विजन दिखने लगते हैं जिनकी वजह से वो छत से नीचे गिर गया था। इनफैक्ट वो अभी भी इतना डरा हुआ था जितना वो उस दिन था। वो कहता है कि मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि उस एंजल ने मेरी आंखों को क्यों जला दिया। साथ ही जब से मेरी आंखें बंद है तभी से मुझे एक अजीब सी परसेप्शन एबिलिटी मिल चुकी है। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद भी अपने आसपास का सब कुछ देख सकता हूँ और मेरे लिए ये एबिलिटी एक सुपरनेचुरल पावर से कम नहीं है। साथ ही मुझे उस डॉक्टर पर भी शक हो रहा, वो मुझे ऐसे सवाल पूछ रहा था जो कि मेडिकल रिपोर्ट में है ही नहीं। जिसके बाद लिनक्यू हमें उसके ड्रीम के बारे में बताने लगता है। वो कह रहा था कि मैं 5 सालों से बस एक ही सपना देखता आ रहा हूँ जिसमें मैं एक मिस्टीरियस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता हूँ जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। उस बिल्डिंग पर गॉड्स असाइलम लिखा गया है। मैं हर बार जाके उस बिल्डिंग के मेन डोर पर नॉक करता हूँ मगर आज तक वो डोर ओपन नहीं हुआ। मुझे शक है कि जो एंजल मैंने स्काई में देखा था
वो इसी दरवाजे के पीछे है, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया। और अब लिन क्यू इसी मिस्टीरियस बिल्डिंग के बारे में सोचते हुए सो जाता है, जिसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। लिन क्यू अपने स्कूल में 5 साल बाद रिटर्न आ गया था, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसे बुली ना करते हुए उसके साथ काफी अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। इनफैक्ट नए क्लासमेट को भी उसका नाम पता था। दरअसल लिन क्यू की आंटी ने इन बच्चों से पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि वो लिन क्यू के साथ अच्छा बर्ताव करे और साथ ही स्कूल में उसका पूरा ख्याल रखे। जब लिन क्यू को ये सारी बातें पता चली तब वो अपनी आंटी को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो उनके एहसानों के लिए उनका शुक्रगुजार था। अब स्कूल में भी इसी फॉग के टॉपिक पर सिखाया जाता है, जिसे लिन क्यू काफी इंटरेस्ट से सुन रहा था। वो कहता है कि मैं जल्दी सच्चाई का पता लगाऊंगा। अब रात के समय लिन क्यू के स्कूल फ्रेंड उसे घर तक एस्कॉर्ट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी आंटी से वादा किया था कि वो लिन क्यू का पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही लिन क्यू का एक दोस्त उसे बताता है कि कॉलेज की 2 लड़कियां आज लिन क्यू पर लाइन मार रही थी। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, वो तो बस लिन क्यू को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए बकवास कर रहा था। अब ये लोग लिन क्यू के घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से बदबू आना शुरू हो गई। वो बदबू इतनी बेकार थी कि जिस वजह से इन लोगों को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है और तभी उन्हें एक रोशनी के साथ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम लाओजेंग को देखते हैं, जो गेम खेलने में बिजी था। तभी उसे कंट्रोल रूम से मैसेज मिला कि कई सारे मॉन्स्टर्स साउथ की ओल्ड सिटी में जमा हो गए हैं, तुम्हें जाके उन्हें खत्म करना होगा। इसलिए लाओजेंग तुरंत ही अपनी कार को भगाते हुए सीधा ओल्ड टाउन की तरफ निकल पड़ा। गाइस, लाओजेंग जिस टीम का हिस्सा था उस टीम के बारे में हमें आगे चल के काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल के लिए तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये सिटी के प्रोटेक्टर है। इधर लिन क्यू के एक दोस्त ने उसे दूर पुश कर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जियांग नाम की लड़की तो मॉन्स्टर को देख के डर के मारे वहीं पर रुक गई और अब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने आने ही वाला था, लेकिन तभी लिन क्यू उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। वो अपने स्टिक की मदद से उस भयानक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इधर लिन क्यू भी उस मॉन्स्टर की ताकत के आगे फीका पड़ गया, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर भी बड़ी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। इसी दरमियान लिन क्यू गिर पड़ रहा था और तभी वो देखता है कि दूसरी साइड से भी एक मॉन्स्टर आ चुका है। वो मॉन्स्टर बड़े ही चाव से एक इंसान का हाथ खा रहा था। वो देखता है कि अब वो दूसरा मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ चुका है, यानी कि अब वो दोनों मॉन्स्टर के बीच में फंसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लाओ जैंग को देखते हैं, जिसने ओल्ड टाउन के पास एक ट्रायंगुलर शेप का मार्क लगा दिया। साथ ही वो उस पर अपना ब्लड सैक्रिफाइस कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक एयर स्पेस ओपन हो गई। एक रेड रोशनी सीधा आसमान की तरफ जा रही थी और अब उस रोशनी ने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स उस पूरे एरिया को कवर कर रहा था जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है। इस बैरियर को बस इंसान ही क्रॉस कर सकते हैं, मॉन्स्टर इससे बाहर नहीं जा सकते। अब उस लोकेशन पर लाओजेंग के बाकी के साथी भी पहुँच जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए तैयार थे। इधर लिन क्यू उस मॉन्स्टर को चैलेंज करता है, या और मेरा मुकाबला करो। हालांकि उसकी पूरी तरह से फट चुकी थी और तभी वो लंबी जबान वाला मॉन्स्टर लिन क्यू ऊपर उछल जाता है। लिन क्यू ने उसके मुंह में अपनी स्टिक फंसा दी थी। अब नजारा कुछ ऐसा था कि लिन क्यू नीचे और मॉन्स्टर उसके ऊपर। वो मॉन्स्टर लिन क्यू को अपनी लंबी जबान से चाट रहा था, जो कि दिखने में वाकई बहुत ही घिनौना लगता है। उसी वक्त लिन क्यू सोच रहा था कि बचपन से लोगों ने मुझे पागल करार दिया। मैंने 5 साल लोगों के ताने सुन के गुजारे हैं और आज पहली बार मैंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की। लेकिन उसी दिन तुम मॉन्स्टर्स ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम जैसे गंदे मॉन्स्टर करने वाला नहीं बन सकता। जिसके बाद उस मॉन्स्टर से दूर जंप लगा देता है और फिर उसने अपनी स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर दी और तभी उस मॉन्स्टर के नाखून की वजह से उसके आंखों पर लगी हुई पट्टी फट जाती है। इसी वक्त लिन क्यू अपनी स्टिक उस मॉन्स्टर के आर पार कर चुका था और तभी लिन क्यू को उसी बिल्डिंग का विजन दिखने लगा जो हर रात सपने में देखता है। अब लिन क्यू को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर सीधा उसे काटना शुरू कर देता है, मगर लिन क्यू अपनी स्टिक उसके आर पार घुसा रहा था। वहाँ पर दूसरा एक और मॉन्स्टर मौजूद था। वो देखता है कि एक ह्यूमन उसके साथी को मार रहा है, इसलिए वो भी लिन क्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर लिन क्यू पर छलांग लगाते हुए उसे नीचे गिरा देता है, इसलिए लिन क्यू उससे बचने के लिए उसके मुंह पर पंच मार रहा था। साथ ही वो अभी भी उस ड्रीम को महसूस करता है जहाँ पर उस बिल्डिंग के डोर पर लगी हुई कड़ी को जोर जोर से पीट रहा था। जितने जोर से वो डोर पीटता है उतनी ही जोर से वो मॉन्स्टर को भी हिट कर रहा था, मगर तब तक वहाँ पर और कुछ मॉन्स्टर पहुँच गए। वो लिन क्यू को बुरी तरह से काटना शुरू कर देते हैं। अब उन सभी
ने उसका मुंह दबोच लिया था। अब लिनक्यू उन पर काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी भी उसी विजन में स्टक है। इधर ये मॉन्स्टर उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी उस बिल्डिंग का डोर ओपन हो गया और इसी वक्त हम आसमान में एक एंजल को देख पाते हैं जो कि लिनक्यू की फाइट को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। अभी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर उस डोर के ओपन होने से लिनक्यू में बहुत ही खतरनाक पावर्स आ गई थी। अब वो अपनी आंखों से बहुत ही तेज रोशनी निकालना शुरू कर देता है। उसकी आंखों की रोशनी सीधा आसमान में जा रही थी। साथ ही उस रोशनी में इतनी हिट थी कि वहाँ लगी खिड़कियों के शीशे भी पिघलने लगते हैं और तभी वहाँ पर लाओ ज़ांग भी पहुँच गया। इन लोगों ने टाउन पर जो बैरियर लगाया था उस पावरफुल बैरियर को भी रोशनी ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर लाओ ज़ांग के साथ ही कह रहे थे कि ये तो नई फॉरबिडन रूइंस का जन्म है। गाइस, ये फॉरबिडन रूइंस क्या है ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आप इसे एक पावरफुल टेक्निक भी समझ सकते हो। लाओ ज़ांग के साथ ही हैरान होकर कह रहे थे कि इस रूइन की पावर तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, मगर तभी उनका साथी कंट्रोल रूम से बताता है कि ना, ये कोई फॉरबिडन रूइंस नहीं है बल्कि ये तो शिंजू है। आप शिंजू ये वर्ड सुनते ही वो सभी लोग शॉक हो गए। इधर लिनक्यू हवा में फ्लोट करते हुए अपनी जबरदस्त ऑरा से इन मॉन्स्टर्स को बंद कर रहा था। साथ ही उसकी पावर को केयरफुली ऑब्जर्व किया जा रहा था। वो डिवाइन थी, डोमिनेटिंग थी और साथ ही लिनक्यू की बॉडी से क्रिएशन की ब्रीदिंग भी फील हो रही थी। अब इन सारे साइन से वो एजेंट समझ जाते कि ये तो गॉड कोड 003 है और इस नंबर से वो लोग समझ जाते कि इस बंदे में किंग ऑफ एंजल्स, जिसे माइकल भी कहा जाता है, उसकी पावर्स आ चुकी है। और अब हम लिनक्यू के पीछे माइकल के रुद्र अवतार को भी देख पाते हैं। ये वही एंजल है जो लिनक्यू को 5 साल पहले आसमान में नजर आई थी। दरअसल लिनक्यू को किंग ऑफ एंजल्स माइकल ने अपना सक्सेसर चुन लिया था, यानी कि अब माइकल अपनी सारी पावर को लिनक्यू के साथ शेयर करेगा। इधर लिनक्यू देखता है कि उसने पूरी जगह अपनी एनर्जी से जला दी है। साथ ही उसकी बॉडी और आंखें भी ग्लो करने लगती है। उसे अब दोबारा से वही बिल्डिंग नजर आ रही थी और इस बार वो पूरी तरीके से ओपन है। वहाँ हमें 6 दरवाजे दिखाए गए जिन पर अलग अलग साइन बने हुए थे। दरअसल ये दरवाजे 6 अलग अलग गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर 2 मॉन्स्टर्स अभी भी बचे हुए थे जिसमें से एक लिन के ऊपर जंप लगा देता है। लिनक्यू तो उसे बड़े ही खतरनाक अंदाज में घूर रहा था, जिसके बाद वो अपनी स्टिक से उस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक कर देता है और इस हल्के से अटैक में वो मॉन्स्टर मारा गया। और तभी एक दूसरा मॉन्स्टर लिन के ऊपर जंप लगा देता है, लेकिन लिन क्यू नीचे झुकते हुए उसके अटैक से बच गया, जिसके बाद वो हवा में जंप लगा देता है। वो मॉन्स्टर उसे डर के मारे घूर रहा था क्योंकि इस बार लिन क्यू को माइकल जैसे 6 विंग्स भी आ गए थे और फिर लिन क्यू ने एक जबरदस्त अटैक के साथ उसका गेम ओवर कर दिया। उसने अपनी छड़ी से उस मॉन्स्टर की आंख निकाल दी थी। तब तक और मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे जिन्हें वो बड़े ही खतरनाक अंदाज में मारता जा रहा था। माइकल की पावर मिलने से लिनक्यू अचानक से पावरफुल बन गया। अब बचे हुए मॉन्स्टर को लाओ ज़ांग स्मोक करते हुए काटना शुरू कर देता है। उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं थी, मगर अपनी तलवारबाजी के दम पर वो उन सभी से निपटते हुए फाइनली बड़े ही कुल अंदाज में एक आखिरी मॉन्स्टर की गर्दन काट कर लिनक्यू के आगे फेंक देता है। वो लिनक्यू से पूछ रहा था कि बच्चे बताओ कैसी लगी मेरी मूव्स, मैं हैंडसम लग रहा था ना? तो लिनक्यू कहता है हाँ एकदम झकास लग रहे थे। अब लाओ ज़ांग कुल अंदाज में अपने सिगरेट के ऐश को झटका कर पूछता है कि बताओ क्या तुम भी मेरे जैसे हैंडसम बनना चाहोगे? जिस पर लिनक्यू बिल्कुल ही जीरो इंटरेस्ट दिखाते हुए कह रहा था कि ना मेरे को नहीं बनना है हैंडसम। और अब वो लाओ ज़ांग से भी दुगना एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें गॉड्स के स्टैचूज दिखाए गए। उनके सामने ढेर सारी कैंडल जलाई हुई थी और कुछ हुडी वाले लोग उनकी इबादत कर रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि अभी भी गॉड का एक नया एजेंट अपीयर हुआ है। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो गए। वो बंदा कह रहा था कि शायद वो बच्चा किंग्स ऑफ एंजल माइकल का सक्सेसर है। तभी उनका लीडर कहता है कि जाकर उसे ढूंढ के यहाँ लेके आओ। अब ये लोग कौन थे और लिनक्यू को क्यों ढूंढना चाहते हैं, फिलहाल के लिए एक मिस्ट्री है। वही दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो बड़ा सा कंटेनर लेके कहीं पर ड्राइव कर रहा था और तभी उसे एक कॉल आ गई। वो कहते हैं हाँ बड़े भाई थोड़ी देर में शिपमेंट पहुँच जाएगा। दरअसल उस ट्रक में ढेर सारे मॉन्स्टर्स थे और ये बंदा उन्हें किसी लैब की तरफ ले जा रहा है। इधर लिनक्यू घर पहुँच गया था। उसका भाई उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है भाई तुम इतनी लेट कैसे आ गए और तुम्हारी स्टिक कहाँ पर है? जिस पर लिनक्यू कहता है कि आज के बाद मैं एक नया एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, इसलिए मैंने मेरी स्टिक फेंक दी। और अब वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि उसका भाई उसके फटे हुए कपड़े ना देखे। मगर जाओ चीन को फील हो रहा था कि लिनक्यू के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। इधर लिनक्यू उसी असाइलम के बाहर पहुँच गया। अब वो दरवाजा उसके सामने धीरे धीरे ओपन हो रहा था
था। लिन क्यू ने वहाँ पर एंटर करते ही उस जगह का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, जिससे वो पूरा फ्लोर शेक हो रहा था। और अब लिन क्यू फाइनली उस जगह पर एंटर कर देता है। उसे वो जगह जानी पहचानी लग रही थी। वो खुद से ही पूछता है कि आखिर ये जगह मेरे मेंटल हॉस्पिटल जैसी क्यों नजर आ रही है। यहीं पर तो मैंने 5 साल गुजार दिए। वहाँ का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था और इसी वजह से लिन क्यू को भी ये जगह काफी इंटरेस्टिंग मालूम हो रही थी। जिसके बाद वो पेशेंट के कॉरिडोर में पहुँच गया। वहाँ पर कई सारे कमरे थे, तो लिन क्यू उन्हें 1 बाय 1 ओपन करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसमें से एक दरवाजा भी नहीं खुला। उस सभी के सभी लॉक थे। लिन क्यू परेशान होकर कह रहा था कि शायद ये सभी दरवाजे किसी गॉड से बिलोंग करते हैं। जिसके बाद वो एक आखिरी दरवाजे के पास पहुँच गया। उस पर मून का साइन बना हुआ था। अब जैसे ही लिन क्यू ने उसके हैंडल पर हाथ लगाया, उसमें से गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और ताज्जुब की बात ये थी कि लिन क्यू आराम से उस डोर को ओपन कर पाता है। वो देख पाता है कि उस रूम में एक समंदर है और उसी समंदर के बीच में एक औरत बैठी हुई थी। लिन क्यू उन समंदर की लहरों से थोड़ा सा डर गया था। जिसके बाद उस औरत को केयरफुली ऑब्जर्व करता है और इसी वक्त वो लेडी भी उसे देख लेती है। उसके देखते ही वो समंदर पूरा गायब हो गया। वो कमरा अब एक पेशेंट रूम जैसा नजर आ रहा था। अब लिन क्यू उसे दरवाजे से हेलो बोल रहा था, मगर वो लेडी उस पर कोई तवज्जो नहीं देती। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। इसलिए लिन क्यू कमरे में आगे बढ़ता है। अब उसका पाँव फ्लोर पर टच होते ही वो पूरा फ्लोर गोल्डन डिजाइन से भर गया था। साथ ही वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई, जिसमें मेंशन था कि इस पेशेंट का नाम निक्स है और इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब वहाँ पर लिन क्यू के लिए एक मिशन भी दिया गया था कि अगर वो निक्स को 1%, 50% या फिर 100% ठीक कर पाया तो उसे निक्स की एबिलिटीज मिल जाएगी, यानी कि वो निक्स की पावर को भी यूज कर सकता था। दरअसल लिन क्यू ने इस गॉडेस के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि 5 क्रिएटर गॉड में से एक है और इसे गॉडेस ऑफ द नाइट भी कहा जाता है। साथ ही इसे मदर ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है और इस गॉडेस के पास मून की पावर थी। अब लिन क्यू को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल है या फिर एक छलावा, तो वो उसके पास जाकर हाय हेलो कहने की कोशिश करता है, मगर वो तो एकदम शांत थी। इसलिए लिन क्यू उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हो, और ये आवाज सुनकर निक्स तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है। मगर उसका ऐसा बर्ताव देखकर लिन क्यू बहुत ज्यादा डर गया था। अब गॉडेस ऑफ नाइट रोते हुए कहने लगती कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे पता था कि मेरा बच्चा मुझे ढूंढ लेगा। ये सुनकर तो लिन क्यू और ज्यादा शॉक हो गया था। वो समझ जाता है कि ये गॉडेस अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है। अब वो गॉडेस चेयर पर से उठ के सीधा उसे अपनी बाहों में लेने जाती है। इस मोमेंट पर तो लिन क्यू उससे और ज्यादा डर गया था और तभी वो देखता है कि गॉडेस ने उसे नहीं बल्कि किसी चीज को पकड़ लिया है। अब उस चीज से रोते हुए कह रही थी कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर से वापिस आओगी। अब उस चीज का अपने बच्चे जैसे लाड करने लगती है। जिसके बाद वो गॉडेस अपने इमेजिनरी बच्चे के साथ पूरे रूम में खेल रही थी। कभी वो हंसती थी तो कभी वो रोती थी और उसकी हालत देखकर लिन क्यू समझ जाता है कि वो तो मेंटली बुरी तरह से बीमार है। अगर लिन क्यू इस गॉडेस का इलाज कर पाए तो उसे उसकी मैजिकल पावर मिलेगी। इधर लाओजेंग के दोस्त उससे माइकल के सक्सेसर के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि इस अकेले बंदे ने ही लिन क्यू को करीब से देखा हुआ था। बाकी लोगों ने तो बस उसकी पावर को विटनेस किया। लाओजेंग उन्हें बता रहा था कि मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, मगर वो तो मुझे ही तेवर दिखा के चला गया। खैर मुझे पता है कि वो बच्चा एक स्टूडेंट है, इसलिए कल ही मैं उसके स्कूल में जाने वाला हूँ। अब वहाँ जाके उससे सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो अब अगले ही दिन वो लिन क्यू के स्कूल के सामने पहुँच गया। वो कह रहा था, बाप रे, इतने सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। हम तो स्कूल के नाम पर बस इधर उधर खेलने जाया करते थे, मगर आजकल के बच्चे काफी ईमानदार है। और तभी एक छोटा बच्चा उसके सामने आकर रोने लगता है। तो लाओजेंग उसे संभालने में बिजी था और तभी उसकी आंखों के सामने लिन क्यू वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो एक डॉक्टर के पास आ गया था। वो उसे बताता है कि मेरी दोस्त बीमार है। गॉडेस ऑफ नाइट ने जो भी हरकतें की थी लिन क्यू वो सारी डॉक्टर को बता देता है। वो तो एक फ्लावर वास को भी अपना बच्चा समझ रही थी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में आकर गॉडेस ऑफ नाइट की रिसर्च करता है। वो बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था और इधर बेचारा लाओजेंग उसका इंतजार कर करके थक गया। वो तो अब रास्ते पर ही बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन लंच ब्रेक में भी उसे लिन क्यू का पता नहीं चला। इसलिए अब वो तंग आकर लिन क्यू की एक बेकार सी ड्राइंग बना लेता है। अब वो हर आने जाने वाले को ड्राइंग दिखाकर पूछ रहा था कि क्या आपने इस लड़के को देखा है, मगर वो लोग तो उसे पागल समझकर उससे दूर भाग रहे थे। इधर लिन क्यू को पता चल गया था कि गॉडेस को सेवरल डिलीजन डिसऑर्डर की बीमारी है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि शायद तुम्हारी दोस्त ने बहुत ही खतरनाक मेंटल ट्रॉमा को झेला है और इसी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ऐसे लोग
लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें तो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीना अच्छा लगता है। साथ ही डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि उसने अपनी दोस्त के बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करना चाहिए। अगर उसके पास के बारे में लिनक्यू को पता चल जाए तो उसकी बीमारी का इलाज भी हो सकता था। साथ ही डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन भी दे दी थी। और तभी लिनक्यू को लाओ ज़ांग की आवाज आती है। दरअसल माइकल की पावर की वजह से वो काफी दूर तक का भी सुन सकता था। इधर लाओ ज़ांग अपने साथियों को बता रहा था कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आशना कल उसे ढूंढ लूंगा। अब रात के समय लिनक्यू गॉडेस के पास चला जाता है। वो डॉक्टर के कपड़े पहन के उसे कुछ टैबलेट खाने को देता है, जिसे गॉडेस ने भी कंज्यूम कर लिया। वो उस फ्लावर वास से कह रही थी कि तुम्हारा बड़ा भाई जरूर से वापस आएगा, वो तो बस कहीं पर खेलने गया है। जब वो वापस आए तब तुम खुद ही उसे सबक सिखाना। लेकिन तभी उस पर उन टैबलेट का असर होने लगता है। उसे रियलिटी समझ आ रही थी। वो रोते हुए कहने लगती कि अब 3000 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो अभी भी वापस नहीं आया। लिनक्यू तो उसके दर्द को भी देख नहीं पा रहा था। उसे गॉडेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, इसलिए अब वही उसके पास जाकर उसे अपने गले लगा लेता है। साथ ही लिनक्यू ने उसे माँ कह के पुकारा था। वो कह रहा था कि माँ मैं वापस आ चुका हूँ। माँ ये लफ्ज सुनते ही गॉडेस रोना बंद कर देती है। वो अब लिनक्यू को गौर से देख रही थी और फिर थोड़ी देर में उसे अपने गले से लगा लेती है। वो रोते हुए कह रही थी कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। उसे लग रहा था कि लिनक्यू उसका रियल सन है। और तभी उसके आंखों से बहने वाले आंसू लिनक्यू की बॉडी पर जाके ग्लो करते हैं। एक मशीनरी आवाज लिनक्यू को बता रही थी कि गॉडेस की ट्रीटमेंट 3% हो चुकी है, यानी कि अब तुम अपना रिवॉर्ड ले सकते हो। मगर सच बताया जाए तो लिनक्यू ने ये सब रिवॉर्ड के लिए नहीं किया था, बल्कि उसे तो इस गॉडेस से हमदर्दी थी। अब उसके सामने एक विल आ जाता है। उस विल पर गॉडेस ऑफ नाइट की सारी डिवाइन एबिलिटीज थी। इनमें से कोई भी एक एबिलिटी रैंडमली लिनक्यू को मिल जाती है। उसमें अब गॉडेस की पावर आ गई थी, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से भाग सकता था। उसका स्पीड, स्ट्रेंथ, बॉडी की टफनेस पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वो इस पावर को सिर्फ रात के समय ही यूज कर सकता था, क्योंकि निक्स एक नाइट की गॉडेस है। इधर लिनक्यू काफी लंबी जंप लगा रहा था। साथ ही अब लिनक्यू को एक हेवनली वॉइस सुनाई देती है, जो उसे बता रही थी कि तुम अब बाकी क्रीचर से काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इधर लिनक्यू यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए अपनी स्पीड और पावर को एंजॉय कर रहा था। हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम्हें अब परिंदे और जानवरों से बात करने की एबिलिटी भी मिल चुकी है, लेकिन ये पावर भी सिर्फ रात के समय एक्टिवेट होगी। इधर लिनक्यू अब ट्रेन पर सवार हो गया था। वो तो बस हर तरीके से अपनी पावर को आजमाना चाहता है। साथ ही हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम इन पावर के साथ एक यूनिक किंग बन चुके हो। और अब लिनक्यू बड़ी ही तेजी से जंप लगाते हुए अपनी ओल्ड सिटी में मौजूद सबसे बड़े टावर पर क्लाइंब करता है। वहाँ से सिटी का नजारा देखने लायक था और इसे देखकर लिनक्यू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अब अपना एंजॉय करने के बाद वो सोचता है कि इस मेंटल असाइलम में टोटल 5 गॉड्स हैं और मेरे ख्याल से वो सभी बीमार होंगे। अब मैं हर एक गॉड का इलाज करके उनके एबिलिटीज को हासिल कर सकता हूँ, मगर पता नहीं मैं इन दरवाजों को कब खोल पाऊंगा। खास कर ये वाला दरवाजा, ये मुझे बहुत ही खास लग रहा है। और तभी उसके पास एक बैट आ जाती है। वो लिनक्यू को कुछ बता रही थी, तो लिनक्यू उस बैट को फॉलो करते हुए उस कंटेनर के पास पहुँच गया, जिसके अंदर मॉन्स्टर भरे हुए थे। बल इस वक्त तो ड्राइवर हल्का होने गया था, तो लिनक्यू खुद ही उस ट्रक को चेक करने लगता है। उसे उस ट्रक में से अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस कंटेनर के अंदर झांकने लगता है। उसमें उसे खतरनाक मॉन्स्टर नजर आए, जो कि उस ट्रक पर हमला करके उससे बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। इधर वो ड्राइवर भी वापस आ गया था। वो देखता है कि एक बंदा उस ट्रक को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अभी दोनों भी एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही देख रहे थे, जिसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि तुम नाइट गार्ड हो ना। अब नाइट गार्ड ये लफ्ज ही लिनक्यू ने पहली बार सुना था, इसलिए वो भी कंफ्यूज होकर सोचता है कि आखिर ये बंदा मुझे नाइट गार्ड क्यों बुला रहा होगा। और तभी वहाँ रखे दूसरे कंटेनर को तोड़ते हुए मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू हो गए। अब इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर उस ड्राइवर ने भी अपना वेपन बाहर निकाल लिया था। इधर लिनक्यू के पास एक लोहे का रॉड था। अब जैसे एक मॉन्स्टर उस पे कूदता है, उसने वो रॉड उसके आर पार कर दिया। तक वो बंदा भी लिनक्यू पर हमला करने आ जाता है, मगर लिनक्यू उस पे वो मरा हुआ मॉन्स्टर फेंक के मारता है और अब उसने मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। वो बड़े ही ब्रूटल तरीके से उन्हें मार रहा था। साथ ही लिनक्यू की तेज रफ्तार देखकर वो बंदा भी इम्प्रेस हो गया। वो कहता है भाई तेरी बॉडी तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इधर लिनक्यू सीधा एक कंटेनर पर जंप लगाता है, तो सभी मॉन्स्टर बड़े ही तेजी से उसके पीछे जा रहे थे। इधर लिनक्यू गॉडेस ऑफ नाइट की पावर का यूज करते हुए उल्टी पुल्टी छलांगे मार रहा था, खुद मॉन्स्टर को भी
ही समझ नहीं आता कि उनकी मौत कब हो रही है। अब तो लिन क्यू सीधे एक मॉन्स्टर पर ही सवार हो गया। उसे अपने पाँव के नीचे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है और लिन क्यू की सतरंगी हरकत से उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो गई। अब ऐसे ही कुल अंदाज में वो 1 बाय 1 उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करती जा रहा था, लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर उसे जकड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने लिन क्यू को पूरी तरह से दबोच लिया था। तो लिन क्यू इसी वक्त अपनी दूसरी यानी कि माइकल की पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते उसकी आंखों से गोल्डन लाइट रिलीज हो रही थी और फिर वो 1 सेकंड के अंदर ही उन दोनों मॉन्स्टर को खत्म करके आजाद हो गया, जिसके बाद वो दोबारा से गॉडेस ऑफ नाइट की पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसने बड़े ही कुल अंदाज में अपना रॉड एक मॉन्स्टर के आर पार कर दिया था, लेकिन वहाँ पर इन मिथिकल क्रिएचर की कुछ कमी नहीं थी। जितने मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था उतनी दुगनी ही क्वांटिटी में वहाँ पर और मॉन्स्टर्स आ गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस ड्राइवर ने लिन क्यू पर एक कंटेनर से अटैक कर दिया, मगर लिन क्यू से टकरा कर वो कंटेनर ही टेढ़ा हो गया था। मगर अपना हीरो तो जैसा कि वैसा था, अब उस बंदे के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो बंदा भी अपने पावरफुल वेपन से लिन क्यू पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसका अटैक फेल हो गया और अब अटैक करने की बारी लिन क्यू की थी। वो जैसे ही उस बंदे को हिट करने जाता है, उस बंदे ने अपना वेपन बीच में लाया, तो इस क्लैश में लिन क्यू का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, साथ ही उसके वेपन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए लिन क्यू अपनी स्पीड को काफी हद तक बढ़ाते हुए सीधे उन रॉड के पीसेस को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। उसने कुछ ही सेकंड के अंदर उन सारे पीसेस को अपनी उंगलियों में फंसा लिया था, जिसके बाद वो एक ही अटैक में उन्हीं पीसेस को थ्रो करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को निपटा चुका था। लिन क्यू की ये मूव देखकर तो उस बंदे को झटका लग गया। अब वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर उसने भागना शुरू ही किया था कि तब तक लिन क्यू ने बड़ी ही जल्दी जाकर उसे जमीन पर पटक दिया। अब वो उसे 2-3 पावरफुल मुक्कों से ही नॉकआउट कर देता है। अब लिन क्यू अपने आसपास चेक कर रहा था कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं बचा, मगर अब वहाँ पर सब कुछ खामोश था, जिसके बाद लिन क्यू उस बंदे को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर इस बंदे ने उसे नाइट गार्ड क्यों बोला, मगर वो बंदा तो होश में आने के लिए तैयार ही नहीं था। साथ ही लिन क्यू को अब पुलिस की गाड़ी की आवाज भी आने लगती है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई वहाँ पर देख ले, जिसके बाद वो अपने ओल्ड सिटी में आ जाता है। अब वो एक जंप लगाने ही वाला था कि तभी उसका पाँव फिसल के वो सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। वहीं पर हम ढेर सारे सिगरेट के थुट्टे देखते हैं, जो कि लाओ ज़ैंग ने एक ही रात में खत्म कर दिए थे, और अब वो अपना आखिरी सिगरेट जलाने ही वाला था कि तभी लिन क्यू सीधा उसके बाहों में आके गिर जाता है। लाओ ज़ैंग तो लिन क्यू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहा था, वो बंदा खुद ही उसके बाहों में आके गिर गया। वो कहता है, बच्चे तुम एक नंबर के शैतान हो, तुम्हारे इंतजार में तो मेरी हालत खराब हो गई और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो लिन क्यू को सीधा अपने कंधे पर टांग के अपने साथ ले जाने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे इंतजार में मैं इस गली के चक्कर लगा रहा था और यहाँ की लड़कियों को लग रहा था कि मैं उन पे लाइन मारने वाला थरकी इंसान हूँ। पता नहीं उन लड़कियों ने मुझे कितनी ही गालियाँ दी होंगी और इसके लिए बस तुम ही जिम्मेदार हो। जिसके बाद वो लिन क्यू को लेकर एक होटल के पास पहुँच जाता है। इस होटल को देख के लिन क्यू समझ गया कि ये जगह ठीक नहीं है। यूजुअली लोग यहाँ पर अपने लवर के साथ आते हैं, मगर लाओ ज़ैंग एक बंदे को लेकर आ गया और ये देख के वहाँ के लोग भी शॉक हो गए। अब लाओ ज़ैंग वहाँ पर एक रूम लेके तुरंत ही उसके अंदर कुंडी लगा लेता है, जिसके बाद उसने अपनी स्मोक करना शुरू कर दी। वो पूछता है कि बताओ क्या तुमने कभी माइकल को आमने सामने देखा है? मगर लिन क्यू तो बस उस रूम को ऑब्जर्व कर रहा था। वो रूम किसी हनीमून स्वीट से कम नहीं थी। वहाँ पर रोज पेटल्स, हैंडकफ्स और काफी अजीब किस्म का घोड़ा रखा था। ये सारी चीजें लिन क्यू ने पहली बार देखी थी। इधर लाओ ज़ैंग पूछता है कि बताओ माइकल तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था? अगर तुम्हारी उसके साथ मुलाकात हुई है तो ये भी बताओ कि उसने तुम्हें क्या बातें बताई, और हाँ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें कौन सी पावर दी है। जिस पर लिन क्यू कह रहा था कि तुम्हारे पास तो ढेर सारे सवाल हैं, और अब वो उसी घोड़े पर बैठ जाता है। वो लाओ ज़ैंग से कहता है कि इस दुनिया में गॉड्स है, क्यों सही कहा ना मैंने? और अब वो उसी घोड़े पर आगे पीछे मूव होते हुए लाओ ज़ैंग को देखने लगता है। लाओ ज़ैंग कह रहा था यहाँ पर गॉड्स है, मगर सबके सब नहीं। देखो 1920 में हमारी दुनिया पर कोहरा छा गया और उसी ने डाशिया को रेगिस्तान में बदल दिया, और फिर इसी के 2 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार एक मिथिकल क्रिएचर को देखा। उसका नाम था केओस ड्रैगन और वो एक बहुत ही विशाल ड्रैगन था। और फिर
इस इंसिडेंट के बाद ही कई सारे लेजेंडरी गॉड्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कि 6 विंग्स वाला एंजल माइकल। उसे हमने उसकी पावर के अकॉर्डिंग गॉड नंबर 003 नाम दिया है। उसने तो एक वोल्केनो को अपनी सोड के एक ही स्लैश में स्प्लिट किया था और उसी वोल्केनो के अंदर एक और गॉड सील्ड था जिसे हमने 004 नाम दिया है, और ये था ल्यूसीफर, जिसे हम फॉलन एंजल के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें लिनक्यू को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब लाओज़ेंग आगे बताता है कि हमने इन 100 सालों में लगभग 100 से भी ज्यादा गॉड्स को ऑब्जर्व किया है। जितने भी गॉड्स का जिक्र माइथोलॉजी में किया गया है उनमें से ढेर सारे तो हमारी दुनिया में ही मिल जाएंगे। हमने उन सभी देवताओं के रिकॉर्ड जमा किए हैं, लेकिन अभी तक हमें अपना डाशिया गॉड नहीं मिला। तो लिनक्यू पूछता है ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें डाशिया गॉड नहीं मिला, जिस पर वो कहता है पता नहीं, अभी तक उस गॉड का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। हमने तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से हमारा डाशिया रीजन अभी भी सही सलामत है। हमारे गॉड ने उस कोहरे से हमें बचाया होगा। लेकिन अब कुछ सालों बाद हम ये बात जानते हैं कि वेस्ट का गॉड हमारे डाशिया के गॉड के साथ वॉर करने वाला है, यानी कि हमारी दुनिया में देवताओं की जंग होगी। अब वो बड़ा ही सीरियस होकर लिनक्यू को घूर रहा था। उसे उम्मीद थी कि लिन इस पर कोई जवाब देगा या फिर वो माइकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा, मगर तभी लिन उसके मुंह के पास जाकर एकदम सीरियस होके पूछता है कि भाई साहब आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है ना। और ये सुनकर लाओज़ेंग बेचारा शॉक हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसे मार मार के उसके मुंह में टॉयलेट रोल घुसा के रखा था। अब वहाँ पर लाओज़ेंग की टीम के लोग पहुँच गए। उन्हें देखकर तो वो बंदा और ज्यादा डर गया था। वो कह रहा था कि पहले एक नाइट गार्ड मुझे काफी ज्यादा पीट के गया है, अब प्लीज आप मुझे कुछ मत करना। वो लोग देखते कि वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स को एक छोटे स्कूल के बच्चे ने मार दिया है, और इस बात से नाइट गार्ड में खलबली मच गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।